ये मुल्क इतना टूट गया था कि सेंट्रल बैंक भी उनका दिवालिया हो गया। उनकी बैरूनी मुल्क तमाम जायदादी भी जब्त कर ली गई। ये है नेहरू, दुनिया का सबसे छोटा जजीरा नुमा मुल्क, जो कि 40 साल पहले दुनिया का अमीर तरीन कौमों में से एक था। लेकिन आज इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 90% तक पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये मुल्क इतना गरीब बन गया? दोस्तों, हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद। नेहरू सिर्फ 8 स्क्वायर माइल्स और 11,000 से कम आबादी के साथ ये सिर्फ मोनाको और वेटिकन सिटी के पीछे दुनिया की तीसरी सबसे छोटी कौम थी। जब मुल्क में मौजूद कुदरती वसाइल का इंतजाम अच्छी तरीके से नहीं किया जाता तो यही कुदरती वसाइल कभी न कभी अच्छाई से ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। यही वजह है कि बहुत से इकोनॉमिस्ट कुदरती वसाइल कर्ज की बात करती है, और यही वजह थी कि नेहरू इन हालात से दोचार है। लेकिन नेहरू इन हालात से पहले कैसी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया था, और उन्होंने बाद में कौन सी गलतियां की जो इस दौलत से महरूम हो गए? नेहरू को सबसे पहले 1789 में यूरोपियों ने दरियाफ्त किया था, जब एक बरतानवी जहाज जमीन के एक हिस्से से गुजर रहा था जिसमें सब्ज मरकजी सतह मुर्तफा थी। इस आइलैंड की कुदरती खूबसूरती को देखकर ब्रिटिश ने इस जगह का नाम प्लेजेंट आइलैंड रख दिया। चंद दहाइयों के बाद बाहर के लोग यहाँ आबाद होने लगे। इब्तिदा में जजीरे के वसाइल को सिर्फ और सिर्फ कोकोनट समझा जाता था। उस वक़्त तक जब ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने यह आला दर्जे की फॉस्फेट दरियाफ्त नहीं की थी। 20वीं सदी के इख्तिताम पर जब ये आइलैंड दरियाफ्त हुआ था, इस आइलैंड का 80% हिस्सा फॉस्फेट से मालामाल था। यहाँ माइंस की शराकतदारी जल्द ही उन्होंने जर्मनी से की, और चंद ही सालों में तकरीबन 80 मिलियन मीट्रिक टन वजनी इस कीमती मादी को एक्सपोर्ट किया गया। इस वक्त जर्मनी पहली जंग अजीम में मसरूफ था कि ऑस्ट्रेलिया ने इसका खूब फायदा उठाया और नेहरू को अपने लिए छीन लिया, और इस मुल्क से बहुत ज्यादा मिकदार में फॉस्फेट निकाला जाने लगा। कई दिहाइयों तक कनकनी करने की वजह से पहले ही नेहरू का कुदरती मनाजिर तबाह हो चुके थे। इस वक्त नेहरू के ऊपरी हिस्से को नेशनल जियोग्राफिक में जमीन का एक खौफनाक रास्ता समझा जाता था। यहाँ से ये मुल्क और भी खराब हो जाने लगा, क्योंकि दूसरे जंग अजीम के दौरान जापान ने इस आइलैंड पे हमला कर दिया और कत्लेआम शुरू हो गई। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 600 लोग ही बचे थे। एक बार जब जंग खत्म हो गई तो जापान ने हथियार डाल दिए, तो इस आइलैंड को दोबारा ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर दिया गया, और दोबारा से इस आइलैंड से फॉस्फेट निकालने का काम शुरू हुआ। 1945 से 1968 के दौरान फॉस्फेट माइनिंग एक्टिविटीज बुलंदी तक पहुंच गई थी। जब नेहरू ने बलाखिर अपनी आज़ादी हासिल की तो कोई भी उन्हें फॉस्फेट की माइनिंग पर मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन इस वक्त तक उसकी पूरी मईशत यानी इकोनॉमी इस कदरे वसाइल को एक्सपोर्ट करने की गिरद घूमती थी। आज़ाद नेहरू ने अपने आइलैंड का 1/3 हिस्सा बारूदी सुरंगों की वजह से खो दिया था, और यहाँ बहुत से लोग एक बंजर जमीन के आसपास रहते थे। इस आइलैंड में बहुत से छोटी आबादी रहती थी जो जमीन से इन फॉस्फेट के निकालने के अलावा कुछ करने में माहिर नहीं थी। अपनी आज़ादी के कुछ सालों बाद नेहरू इंटरनेशनल सतह पे फीकस आमदनी की बुनियाद पर दुनिया का वाहिद अमीर तरीन मुल्क बन चुका था। 1981 को उनका फीकस आमदनी $27,000 था, जो कि आजकल $1 लाख के बराबर है। अगर देखा जाए तो 1981 को अमेरिका में फीकस आमदनी $14,000 थी। इसका मतलब है कि नेहरू का हर बाशिंदा अमरीकी से 2 गुना ज्यादा अमीर था। लेकिन सदियों तक फॉस्फेट की माइनिंग ने नेहरू के कुदरती माहौल को इस हद तक तबाह कर दिया था कि एग्रीकल्चर तकरीबन ना होने के बराबर हो गई थी। लेकिन नेहरू में फॉस्फेट के खत्म होने के बाद माशी बदहाली शुरू हो गई। इस वक्त ज्यादातर नेरोशियन सिर्फ सस्ते कानी ही बर्दाश्त करते थे। नौआबादियाती दिनों के दौरान नेहरू के लोगों को फॉस्फेट की कानकनी से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलता था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने लालच शुरू कर दी और कानकनी को और ज्यादा तेजी से शुरू किया गया। उनका पानी और खुराक समेत तमाम अशिया को एक्सपोर्ट करना एक अच्छा फैसला नहीं था। चूँकि तमाम तवज्जो फॉस्फेट की माइनिंग पर मरकूज था, इसलिए किसी ने भी ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसके बजाय उन्होंने मुख्तलिफ सनतों में कदम रखने की कोशिश की। उनमें से एक था ऑफशोर बैंकिंग, जिसकी नतीजे में 1990 की दहाई में तकरीबन 400 गैर मुल्की बैंक्स को लाइसेंसेस मिले। इब्तिदा में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके पीछे की हिकमत अमली सबसे कमजोर और मशकूक थी। बैंक में अकाउंट बनाने के लिए सारिफिन को आइलैंड जाने की जरूरत नहीं थी, और इस मुल्क का हर कोई आसानी से पासपोर्ट ले सकता था, जिसकी वजह से ये मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का पैराडाइज बन जाता था। हुकूमत ने फीस के जरिए बहुत पैसा कमाया, लेकिन नेहरू की मईशत को ठीक करना इतना आसान नहीं था। साल 2005 में नेहरू ने ऑफशोर बैंकिंग का कारोबार अचानक बंद कर दिया और बैंक लाइसेंस हासिल करने के लिए जिस्मानी मौजूदगी का शर्त रख दिया। ये सब नेहरू ने बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से किया था। अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए नेहरू ने एक तरीका इख्तियार किया जब उन्होंने सोवरियन वेल्थ फंड का आगाज किया।
जो कुदरती वसाइल की दौलत को इस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था जो आने वाली नस्लों को मुनाफा पैदा करेगा। फॉस्फेट से हासिल होने वाली बहुत से कमाई बैरूनी मुल्क इन्वेस्ट की गई थी, जिसकी वजह से उनका सारा खजाना खाली पड़ गया। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, लेकिन बदकिस्मती से उसे अच्छी तरीके से नाफिज नहीं किया गया और यहाँ से इस मुल्क का जवाल शुरू हो गया। पुअर इन्वेस्टमेंट और धोखाधड़ी ने मुल्क को अपने बहुत से इन्वेस्टमेंट से महरूम कर दिया और बलाखिर नेहरू को दिवालिया होने की दहानी पर धकेल दिया गया और ये मुल्क इतना टूट गया कि नेहरू का सेंट्रल बैंक भी दिवालिया हो गया। उनकी बैरूनी मुल्क जायदादी भी जब्त कर ली गई और नेहरू बदनाम जमाने लंदन की थिएटर की तारीख की सबसे बड़ी डिजास्टर में से एक बन गई। 2001 तक नेहरू फॉस्फेट से मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था और उनकी गैर मुल्की तमाम इन्वेस्टमेंट तकरीबन तमाम नाकाम हो चुकी थी। इस वक्त तक ये मुल्क मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और बेरोजगारी 90% तक पहुंच गई थी। स्कूल्स का सिस्टम ज्यादातर तबाह हो गया था। जेम्स इंजीमी एक पुराना मिनिस्टर था नेहरू का, जो 1911 में पैदा हुआ। उन्होंने अमली तौर पर नेहरू का तमाम सफर देखा था। उन्होंने एक बार अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि काश हमने वो फॉस्फेट कभी दरियाफ्त ना किया होता। काश नेहरू पुराने जैसा होता, जब हम जवान थे, हर तरफ सब्ज ही सब्ज थी और हम ताज़ा कोकोनट्स और फ्रूट खा सकते थे। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है और मैं ये सब देख कर रोता हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।